यस बेटा, इन कंटिन्यूएशन टू द पार्ट फर्स्ट ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर, तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है क्लोनिंग वेक्टर का। तो जिस बच्चे ने पहला पार्ट नहीं देखा तो वो बेटा क्लोनिंग वेक्टर का फर्स्ट पार्ट देख ले, तो उसकी कंटिन्यूएशन में सेकंड वीडियो है, पार्ट सेकंड ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर। तो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड वेक्टर। तो बेटा गुड वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सबसे पहले आपके पास वेक्टर में क्या चाहिए, आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए होता है। मतलब कि आपका जो वेक्टर है वो उसमें आपके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगे जिसकी वजह से वो वेक्टर आपका मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपका वेक्टर में ORI है तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने डाला हुआ तो वो भी कॉपी करेगा, तो इससे हमारी कॉपीज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। सो दैट्स व्हाई द वेक्टर शुड हैव द ORI। सेकंड पॉइंट, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोनिंग साइट का मतलब क्या है? वो साइट बेटा वेक्टर की जहां पे आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। तो बेटा अगर आपके वेक्टर में क्लोनिंग साइट्स हैं तो क्लोनिंग साइट बेटा कैसे खुलती है, हाउ द क्लोनिंग साइट कैन बी ओपन। बेटा क्लोनिंग साइट के ऊपर में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट्स का मतलब होता है वो साइट्स, देखिए ये जैसे आपके पास क्लोनिंग साइट है, ये देखिए सभी आपके पास ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। इसका मतलब ये वाले जब एंजाइम्स आप डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे आप देखिए बेटा, आप हमारे घर में क्या होता है, जैसे मैकेनिकल कोई टूल्स होते हैं ना, जैसे गाड़ी में कोई आपके पास कोई नट है बेटा, ठीक है, गाड़ी में कोई आपका नट होगा तो उसके लिए स्पेसिफिक एक चाबी होती है, वो नंबर की चाबी लगाओगे वो खुलेगा, ऐसा होता है। ऐसे ही हमारे पास ये वेक्टर में है, तो अगर ये वाले एंजाइम्स आप डालोगे तभी ये वाला पार्ट यहाँ से निकल के बाहर आएगा। तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, स्पेसिफिक साइज पे कट मारेगा। तो कहने का मतलब ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती है, यहाँ पे आपके पास ये एंजाइम डालोगे तो ये वाला पार्ट वेक्टर का बाहर आएगा, तो इसकी जगह पे जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंसर्ट होगा। तो देखिए क्लोनिंग साइट इज अ प्लेस वेयर द वेक्टर DNA कैन बी डाइजेस्टेड एंड डिजायरेबल DNA कैन बी इंसर्टेड बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसका मतलब है अगर आपको यहाँ पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है तो मुझे पहले ये एंजाइम डाल के इसको पहले यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम दूसरी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके अंदर क्या करवा सकते हैं, एंटर करवा सकते हैं। इट इज अ पॉइंट ऑफ एंट्री फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर recently recombinant plasmid contain multiple cloning sites have many restriction site। देखिए आपके पास कितने restriction site है multiple cloning site पे। अब बेटा ये देखिए आपके सामने थर्ड पॉइंट आ रहा है सेलेक्टेबल मार्कर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेक्टेबल मार्कर्स। सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होता है बेटा, ये हमें बताता है कि आपका रिकम्बिनेंट जो DNA है वो आपका स्पेसिफिकली क्लोन हुआ है या नहीं हुआ है। जबकि सेलेक्टेबल मार्कर्स वो होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपका जो वेक्टर है उसमें आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्टेड हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब कि दूसरी बात हमें सेलेक्टेबल मार्कर ये बताते हैं कि आपका बैक्टीरियल सेल में आपका प्लाज्मिड है या नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ बेटा, प्लाज्मिड में ना हमारे पास बेसिकली ये होते हैं, वी हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या होते हैं बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मान लो आपके पास वेक्टर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है, ये आपका वेक्टर है, ठीक है जी। तो आपने इस वेक्टर को बैक्टीरिया में ट्रांसफर करवा दिया, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो मानो आपके पास दो केसेस हैं बेटा। पहले केस में आपका ये वेक्टर बैक्टीरिया सेल में चला गया। जब ये वेक्टर आपका बैक्टीरिया सेल में चला जाएगा इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और वो जो बैक्टीरिया सेल उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म सेल। अब उस बैक्टीरिया पे आप एंटीबायोटिक डालिए, जो एंटीबायोटिक यहाँ पे होंगी ना, जैसे एम्प्लिसिन, टेट्रासाइक्लिन, तो ये जो प्लाज्मिड होता है ना, ये उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होता है। तो ये ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा कि वो बैक्टीरिया सेल पे एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जब अगर तो उस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड गया हुआ है, रिकम्बिनेंट DNA गया हुआ है, तो वो वाला बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस पे आते हैं, मानो कि आपके पास बैक्टीरिया होस्ट सेल में ये प्लाज्मिड नहीं गया, तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। नॉन ट्रांसफॉर्म सेल का मतलब है वो होस्ट सेल
जिसमें आपका रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं गया, अब उस होस्ट सेल पे अगर आप एंटीबायोटिक्स डालते हो, उसको एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में ग्रो करवाते हो, तो वो बैक्टीरिया उस पर सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है, उसके पास ये एंजाइम्स नहीं है, उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर नहीं है जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करे। तो इसका मतलब सिलेक्टेबल मार्कर भी हमें चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि आपका जो ट्रांसफॉर्म सेल है, आपका जो होस्ट सेल है, वो ट्रांसफॉर्म है या फिर नॉन ट्रांसफॉर्म है। तो बेटा सिलेक्टेबल मार्कर्स हमें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? ये जीन होते हैं दैट कन्फर्म द रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक और सिलेक्टिव एजेंट दैट वुड नॉर्मली किल द होस्ट सेल और प्रिवेंट इट्स। बताया मैंने अभी आपको, अगर आपके होस्ट सेल के अंदर बैक्टीरिया नहीं है, रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं है, तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। क्लोनिंग वेक्टर कंटेन सिलेक्टेबल मार्कर which confer on the host cell an ability to survive and proliferate in a selectively growth medium containing the particular antibiotic। बेटा जिस आपके पास क्लोनिंग वेक्टर में आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, ठीक है, वो क्लोनिंग वेक्टर अगर आपके पास बैक्टीरिया सेल पे चला जाएगा, तो वो बैक्टीरिया सेल जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया सेल विच कंटेन, देखिए, ट्रांसफॉर्म्ड प्लस रिकम्बिनेंट डीएनए, वो वाला आपका एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में ग्रो करता है। तो सिलेक्टेबल मार्कर का ये रोल है। नेक्स्ट आता है बेटा रिपोर्टर जीन्स और मार्कर जीन्स। रिपोर्टर जीन्स क्या होते हैं? दे आर द जीन्स व्हिच आर यूज्ड टू फैसिलिटेट द स्क्रीनिंग ऑफ सक्सेसफुल क्लोन्स बाय यूजिंग द फीचर ऑफ द जीन्स दैट अलाउ सक्सेसफुल क्लोन टू बी इजीली आइडेंटिफाइड। बेटा रिपोर्टर जीन्स होते हैं ये, बेटा आपको बेसिकली क्या करते हैं, ये भी हमें ये हेल्प करते हैं कि हम ये बता सकें कि जो आपका जो होस्ट सेल है वो ट्रांसफॉर्म है या फिर नॉन ट्रांसफॉर्म है। मतलब कि इसमें हम रिपोर्टर जीन से हम ये पता लगा सकें कि आपका जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो आपका होस्ट सेल में गया है या नहीं गया है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनते हैं, यहाँ पे आपके पास बेसिकली कलर्ड कॉलोनीज की हेल्प पे हम उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब एडिशनल प्रॉपर्टीज क्या वेक्टर की? इट शुड बी शॉर्ट एंड स्मॉल, ये स्मॉल होना चाहिए। कंपैटिबल विद द होस्ट सेल, कि जिस होस्ट सेल में इसको जाना है उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। इनकम्पैटिबल विद अदर वेक्टर के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी हमें नहीं चाहिए। शुड बिकम हाई इन कॉपी नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब कि वो जाके होस्ट सेल पे अपनी कॉपीज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हाई कॉपी नंबर किस पे डिपेंड है? ओआरआई पे। ओआरआई क्या करवाती है? रेप्लिकेशन। It should be able to express itself utilizing the host machinery. Yes, host की जो भी एंजाइम है उसको यूज करके अपनी कॉपीज को क्या करवा रहा है, इंक्रीज करवा रहा है। It should be able to move under the system prokaryotic and eukaryotic। बेटा जिसके साथ compatibility वो सिस्टम से ये बहुत करेगा। अब बेटा देखिए हमारे पास कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मिड आता है, नंबर 2 बैक्टीरियोफेज है, थर्ड प्लाज्मिड है, उसके बाद बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, फिर yeast आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, फिर ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड लास्ट इज रेट्रोवायरल वेक्टर। तो मेनली जो हम क्लोनिंग वेक्टर आपके रिकम्बिनेंट डीएनए में यूज करते हैं, तो मेनली हमारे पास कौन सी है बेटा? प्लाज्मिड, दैट इज PBR322। तो देखिए सभी आपके पास वेक्टर दिखाए गए। हर एक वेक्टर में देखिए आपके पास एक कॉमन चीज आपको मिलेगी। एक तो आपके पास ओआरआई होगा ही होगा, देखिए ओआरआई होगा ही होगा, सिलेक्टेबल मार्कर होंगे और मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में याद रखो। वेक्टर में आपके पास 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओआरआई जो कॉपी नंबर बनाएगी, मल्टीपल क्लोनिंग साइट जहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट होगा, सिलेक्टेबल मार्कर जो आपको बता सकेगा कि ये होस्ट सेल में गया है या फिर नहीं गया। प्लाज्मिड, अब हम प्लाज्मिड पे आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड ये एक क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? इट इज बेसिकली अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि आपके बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से क्या होता है, सेपरेट होता है और अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या करवाता है, ग्रो करवाता है। मोस्ट कॉमनली ये प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं बेटा? बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो साइज होता है ये 1 से लेके 200 kb तक जाता है, ठीक है। मोस्ट जनरल प्लाज्मिड में भी यूज्ड टू क्लोन डीएनए इंसर्ट अप टू 10 kb इन साइज। मैक्सिमम 10 kb इन साइज का डीएनए को क्या करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। बेटा ये पॉइंट आपने याद करना है, कितना मैक्सिमम है? 10 kb। Many plasmids have a high copy number and high copy number used to
द ग्रेटर यील्ड ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड और सब्सिक्वेंट मैनिपुलेशन। तो जिसका हाई कॉपी नंबर होगा उसमें आपके पास जीन क्लोनिंग, जो आपके नंबर ऑफ जीन क्लोन है वो भी क्या होंगे आपके पास इंक्रीज होंगे। अच्छा, हाई कॉपी नंबर चाहिए क्लोनिंग के लिए। अगर मान लो ऐसा है कि आपको एक्सप्रेस करवाना है, ठीक है जी, आपको एक्सप्रेस करवाना है, एक्सप्रेस का मतलब वो जीन को आपको प्रोटीन में कन्वर्ट करवाना है, और मान लो वो प्रोटीन आपके होस्ट सेल को क्या कर रही है, एज अ टॉक्सिन जैसा बना रही है, वो प्रोटीन आपके होस्ट सेल के लिए टॉक्सिन है, तो उस समय हमें कॉपी नंबर क्या चाहिए, लो चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं, लो कॉपी नंबर कब चाहिए, मान लो बेटा केस ये आता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर में डाल दिया, वेक्टर होस्ट सेल में डाल दिया, अब वो हमें इस बार जीन से प्रोटीन बनाना है और वो प्रोटीन आपके होस्ट सेल के लिए टॉक्सिन है, तो इस केस में हमें कौन सा वेक्टर चाहिए होगा, इसका कॉपी नंबर क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो मेनली जो वेक्टर यूज करते हैं PBR322 अब 80 प्लाज्मिड कोल्ड प्लाज्मिड, तो आपके सिलेबस में मेनली क्या है PBR322, ठीक है। अब देखिए PBR322 0.7 kb है, ठीक है, सॉरी 4.362 kb है लेंथ। नेक्स्ट ये है आपके पास PBR322, ये आपका डायग्राम है PBR322 का। सबसे पहले कितना बेस पेयर है, 4361 बेस पेयर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बात आपको ये याद करनी है। सेकंड पॉइंट, इसमें बेटा दो आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, कौन कौन सी, एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस जीन है, मतलब कि ये जीन बैक्टीरिया को एम्प्लिसिन की प्रेजेंस में ग्रो करने में हेल्प करेगी। सेकंड क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये जीन इस बैक्टीरिया जिसमें ये वाला प्लाज्मिड होगा उसको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करने में हेल्प करेगी। एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस जीन के ऊपर आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन साइट है एंजाइम की, ये EcoRI, ये आपके पास क्लोनिंग साइट्स हैं, ठीक है। ये देखिए ये भी आपके पास क्या है, क्लोनिंग साइट है, और ये आपके पास क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो PBR322 में आपने मेन चीज़ें याद रखनी है कि इसमें आपके पास क्या क्या है, एक तो दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन एम्प्लिसिन टेट्रासाइक्लिन, ORI है, साथ में आपके पास क्लोनिंग साइट है। अब PBR322 का मतलब क्या है, P का मतलब होता है प्लाज्मिड, P का मतलब क्या होता है प्लाज्मिड, और BR का मतलब होता है जो आप जिस लेबोरेटरी में ये बना, जिस लेबोरेटरी में ये बना, और 322 का मतलब होता है कि उस लेबोरेटरी में और भी बहुत सारे प्लाज्मिड बने थे, इसका नंबर क्या आता है 322 आता है, ठीक है। जो कि 322 इसको बाकी के नंबर ऑफ प्लाज्मिड से क्या करता है, इसको जो सेम लेबोरेटरी में बने उससे क्या करवाता है आपका, उसको सेपरेट करवाता है। और BR जो है ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर, जो रिसर्चर ने इसके ऊपर बनाया था, इसको जो जेनेटिक वाई प्लाज्मिड आर गुड क्लोनिंग वेक्टर, स्मॉल साइज, सर्कुलर है, स्टेबल होंगे, रेप्लिकेट करते हैं अपने आप, इसकी कॉपीज क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके पास हमारे पास क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो कि इसको डिटेक्शन करने में हेल्प करेंगे। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये बेटा सिर्फ 0 से लेकर 10 kb तक DNA जीन को इंसर्ट करवा सकता है, इसकी जो कैपेसिटी है 0 से लेके 10 kb ऑफ जीन को क्या करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड मेथड ट्रांसफॉर्मेशन और इनएफिशिएंट, जो प्लाज्मिड को होस्ट सेल में बेसिकली इंसर्शन के जो मेथड होते हैं वो हमारे लिए कुछ के लिए क्या हो रहे हैं, आपके लिए इफेक्टिव नहीं। सो विद दिस वी come to an end with the plasmid vector, and in the next part I am going to discuss in detail about the restriction enzyme, that how restriction enzyme works. Thank you. So for any query, for any comments, you can just call my number which is given in the description, and you can also message me for any comments or any query. Thank you.